हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल तार्किक ज्ञान पर। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट पेपर 1 जो 2016 का था, उसके भाग 3 जो भाषा सेकंड थी संस्कृत। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग व्यंजन है। जो ग व्यंजन है वो क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर ए देखिए, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, या फिर स्पर्श व्यंजन है, या फिर संयुक्त व्यंजन है। तो देखिए ग बताना है ना, क ख ग ये। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो होते हैं य व र ल, है ना, ये होते हैं ना। और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं श श श ह होते हैं ना, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श जो होते हैं क से मा तक, है ना, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग प वर्ग, है ना, ये वर्ग सारे होते हैं स्पर्श। तो जाहिर सी बात है ये आएगा किस ऑप्शन में? सी वाले ऑप्शन में होता है स्पर्श व्यंजन। संयुक्त तो आपको पता ही होगा ना, जो क्या होता है, क्ष होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है ना, ये सब होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पुराणों की संख्या कितनी है बतानी है। पुराणों की संख्या, भाई वेद पुराण ये पूछ लेता है। वेद तो आपको पता ही होंगे, 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन पुराण कितने होते हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए। पुराणों की संख्या होती है 18। ठीक है, जिसमें कुछ हैं जैसे ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, है ना, गरुड़ पुराण और भी हैं। तो अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। क्या लिखा है? गंगोदकम का संधि विच्छेद बताना है। किसका? गंगोदकम का संधि विच्छेद बताना है। पहला ऑप्शन है गंगो प्लस दकम, या फिर गंग प्लस उद्गम उद्गम, या फिर गंगोद प्लस कम, या फिर गंगा प्लस उद्गम। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बनेगा, गंगा प्लस उद्गम। ठीक है, अब इसमें संधि कौन सी है? आद गुण सूत्र लग के जो क्या वो कौन सी बनी है? गुण संधि बनी है। ठीक है, देखिए ओ हो रहा है ना, गुण में क्या होता है, यहाँ पर आ मिला है प्लस उ मिला है, तो क्या हो जाएगा? ओ हो जा रहा है ना। तो यहाँ पर कौन सी संधि हुई? गुण संधि होती है। अगला क्वेश्चन है, पवित्र में संधि विच्छेद कीजिए। इसमें भी सेम वैसे ही है। पवित्र में पो इत्रम होगा, या फिर पौ इत्रम होगा, या पव इत्रम होगा, या फिर पा इत्रम होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर ए होता है, पो इत्रम। तो पो और ई मिलके क्या हो जाता है? वी हो जाता है। तो इसमें कौन सी संधि हुई? आयादि संधि, क्योंकि अव हो रहा है ना, पावी अवि हो रहा है ना। तो इसमें कौन सी संधि होती है? आयादि संधि। इसका सूत्र क्या होगा? HO आयवायव, है ना, इसका सूत्र ये होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में अरविंदम का पर्यायवाची है। अरविंदम नीरम होगा, या फिर गगनम होगा, या फिर वायु होगा, या फिर कमलम होगा। तो देखिए अरविंदम से पता ही होगा ना, अरविंदम मतलब क्या होता है? कमल के लिए यूज होता है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें बनेगा? डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नीरम किसके लिए? जल के लिए यूज होता है। गगनम किसके लिए? आकाश के लिए यूज होता है। और वायु किसके लिए प्रयोग होता है? पवन के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है? शमु, शम, श या शम। तो जो करेक्ट विकल्प बनता है ये इसमें बी वाला विकल्प सही होता है। ये संस्कृत में क्या होता है? एक उपसर्ग होता है। उपसर्ग क्या होते हैं आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है 67 नंबर, आदि में जुड़ने। देखिए यहाँ पर भी उपसर्ग से संबंधित प्रश्न आ गया। आदि में, आदि मतलब क्या होता है? प्रारंभ होता है। प्रारंभ में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश कहलाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य चुनना है। पहला है सः पुस्तकम पठसि, दूसरा है सः विद्यालयम गच्छतः, तीसरा है तौ विद्यालयम गच्छतः, या फिर ते पुस्तकम पठत। तो देखिए यहाँ पर जो पहला वाक्य है सा पुस्तकम पठसि, तो यहाँ पर कर्ता क्या है? शाह है। शाह मतलब क्या होता है? वह।
तो इसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया कब कौन सी होगी, पठति का प्रयोग हुआ, ना कि पठसी का, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। बी वाले में क्या है, शा मतलब विवाह, यहाँ स्त्रीलिंग के लिए हुआ है ना, तो इसमें भी एक वचन है ना, तो प्रथम पुरुष है, एक वचन है, तो इसमें भी यहाँ पर गच्छता नहीं होगा, क्या होगा, गच्छति होगा। ठीक है, गच्छति प्रयोग होगा, तो ये भी गलत होता है यहाँ पे। सी नंबर है तो विद्यालयम गच्छता, तो विद्यालयम गच्छता, तो मतलब वे दोनों विद्यालय क्या गच्छता जाते हैं। तो यहाँ पर तो क्या है, प्रथम पुरुष है लेकिन द्विवचन है, तो यहाँ पर गच्छता सही हो जाता है। तो करेक्ट जो विकल्प बनता है ये सी वाला सही इसमें हो जाता है। अगला प्रश्न है 69 नंबर, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं कि संस्कृत बतानी है। कृष्णस्य उभयतः गोपाः सन्ति, या फिर कृष्णाय उभयतः गोपा सन्ति, या कृष्णः उभयतः गोपाः सन्ति। तो इसमें जो करेक्ट विकल्प बनता है सबसे सही विकल्प बी वाला है ना, जो बी वाला है, कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति, ये इसमें विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 70 नंबर, संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किया जाने वाला दृश्य उपकरण है। जो संस्कृत शिक्षण में दृश्य उपकरण कौन सा होता है, सिनेमा होता है। देखिए सिनेमा तो दृश्य है लेकिन ये श्रव्य भी है ना। टेप रिकॉर्डर कौन सा है, ये श्रव्य है। ग्रामोफोन भी श्रव्य है। बच्चा कौन, फ्लैश कार्ड, तो ये इसमें होता है दृश्य उपकरण। ठीक है। अगला प्रश्न है, संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है, क्या मतलब है, किस विधि में, प्रत्यक्ष विधि में, व्याख्या विधि में, या फिर मूल्यांकन विधि में, या फिर समवाय विधि में। तो करेक्ट जो विकल्प है इसमें वो है व्याख्या विधि में संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न है, छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा। छात्र क्या करेगा, पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा। यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है। पहला विकल्प है ज्ञान का, दूसरा विकल्प है अभिव्यक्ति का, तीसरा है अभिग्रहण का, या फिर अभिरुचि का। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है अभिरुचि का। अगला प्रश्न है, छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री क्या है। उच्चारण अभ्यास कराने के लिए सहायक सामग्री श्यामपट्ट है, फ्लैश कार्ड है, या फिर रेडियो है, या टेप रिकॉर्डर है। तो जो सही विकल्प है वो टेप रिकॉर्डर। देखिए अभ्यास, उच्चारण का अभ्यास कराना है ना, तो कौन सा इसमें होगा, जो टेप रिकॉर्डर है यही जो है उच्चारण के लिए, अभ्यास के लिए सबसे सही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या, आवाज़ को रिकॉर्ड करके उसे बार बार सुनकर जो है उच्चारण का अभ्यास कराया जा सकता है। अगला प्रश्न है 74 नंबर, निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृति नहीं है। जो बाणभट्ट की कृति नहीं है वो बतानी है। ए ऑप्शन है कादम्बरी, बी वाला है हर्षचरित, सी है चंडी शतकम, और डी है 10 कुमार चरितम। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है डी वाला, बाणभट्ट की कृति नहीं बतानी है ना। देखिए 3 कृतियां हैं इसमें, एक कृति नहीं है। कादम्बरी है, हर्षचरितम है, चंडी शतकम है, लेकिन 10 कुमार चरितम ये नहीं है इनकी, बाणभट्ट जी की रचना। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है, डी वाला विकल्प इसमें सही बनता है। 75 नंबर प्रश्न है, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में नियम। यह शिक्षण सूत्र है। यह शिक्षण का कैसा वाला सूत्र है, अनुभव से तर्क की ओर का सूत्र है, या विशेष से सामान्य की ओर, या पूर्ण से अंश की ओर, या फिर सरल से कठिन की ओर। तो जो इसमें करेक्ट उत्तर बनता है बी वाला विकल्प बनता है। विशेष से सामान्य की ओर में पहले क्या दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, और फिर शिक्षण सूत्र या बाद में उसका नियम बताया जाता है। इसे ही आगमन विधि भी कहते हैं।
ठीक है। अगला प्रश्न है 76 नंबर, अधिशिंस्थासाम कर्म सूत्र किससे संबंधित है? अधिशिंस्थानाश क्या है? अधिशिंस्थासाम कर्म ये किससे संबंधित है? प्रथमा विभक्ति से, द्वितीय विभक्ति से, तृतीय विभक्ति से या फिर चतुर्थी विभक्ति से? तो इसमें जो सही उत्तर होगा बी वाला, द्वितीय विभक्ति से। किससे? द्वितीय विभक्ति से संबंधित है ये सूत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? मतलब दंत और ओष्ठ से किस वर्ण का उच्चारण होता है? व का होता है। देखिए बोल के ही पता चल जाता है। व में देखिए आपके ओष्ठ किससे लगेंगे? दंत से लगेंगे, जबकि माँ में ऐसा नहीं होगा। माँ में केवल ओठ लगेंगे, है ना। पा में भी नहीं होगा, का में भी नहीं होगा। तो दांत और ओष्ठ केवल किस में लग रहे हैं? व, ये ही दंतोष्ठ कहा जाता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है 78 नंबर, अकर्णयन शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? अकर्णयन जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो प्रत्यय या त्वतु प्रत्यय या फिर शत्रु प्रत्यय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट सही विकल्प जो बनता है इसमें वो शत्रु प्रत्यय बनता है। ठीक है। अगला है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में उपयुक्त प्रमुख छंद कौन सा है? अनुष्टुप है, जगती है। जो किरातार्जुनीयम है ना उसके सर्ग, प्रथम सर्ग में छंद पूछ रहा है। जगती है या फिर वंशस्थ है या फिर उपजाति है। देखिए जो किरातार्जुनीयम है इसके प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं। ठीक है। तो उनमें जो 44 श्लोकों में किसका, वो कौन सा छंद? वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है, जबकि अंतिम 2 श्लोकों में पुष्पिताग्रह नामक छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बन जाता है करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी, वंशस्थ। अगला प्रश्न है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? जो अक प्रत्याहार है ना उसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? पहला अ ई उ री री या फिर अ ई उ या री री या सभी स्वर? इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। जो स्पर्श व्यंजन है उनके कितने वर्ग हैं? देखिए इसके 5 वर्ग हैं स्पर्श व्यंजन के। का वर्ग, चा वर्ग, है ना, प वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये सब हैं 5 वर्ग इसके स्पर्श व्यंजन का से मा तक। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा? बी वाला इसमें सही हो गया। अगला प्रश्न है 82 नंबर, सर्वे भवन्तु सुखिनः किस प्रकार का वाक्य है? जो सर्वे भवन्तु सुखिनः है ये किस प्रकार का वाक्य है? पहला विकल्प है संकेतवाचक या विस्मयबोधक या प्रश्नवाचक या इच्छावाचक। देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः ये होता है इच्छावाचक, क्योंकि इसमें इच्छा जताई जा रही है, संपूर्ण संसार के कल्याण की इच्छा बताई जा रही है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों। तो पूरे संपूर्ण संसार के कल्याण की इच्छा इच्छा जताई जा रही है, इसलिए होगा यहाँ पर इच्छावाचक। अगला प्रश्न है 83 नंबर, शिवराज विजयः नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें ए ऑप्शन है बाणभट्ट या अंबिका दत्त व्यास या भास या कालिदास। तो करेक्ट उत्तर जो है इसमें वो है अंबिका दत्त व्यास। इन्हीं की है शिवराज विजयः रचना, या इन्हीं की पुस्तक है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है, अंबिका दत्त व्यास। देखिए बाणभट्ट की कौन सी है? कादम्बरी है ना। और जो कालिदास की तो फेमस बहुत सारी पूछने के चांसेस रहते हैं। रघुवंशम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, और भी बहुत सारी हैं। तो अगला प्रश्न पे है, अष्टाशीति पद का अर्थ है। जो संख्या होती हैं इससे एक प्रश्न जरूर से जरूर संस्कृत में पूछा जाता है, जो संख्याएं होती हैं। अष्टाशीति है ना, इसमें कौन सा जो करेक्ट है?
तो अष्ट अशीति, देखिए लास्ट वाले अशीति है, पहले तो क्या लास्ट वाले से इसको पकड़ते हैं, अशीति और अष्ट मतलब 8 और अशीति मतलब 80, 80 और 8 कितना होता है 88 होता है। तो करेक्ट विकल्प कौन सा बनेगा, बी वाला बनेगा। 78 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अष्ट सप्तति। देखिए अशीति है तो 80 और 8, सप्तति है तो 70 और 8, अष्ट सप्तति बनेगा इसका, ठीक है। और जो 87 है इसका बनेगा सप्तशीति, जैसे अष्टशीति है उसका सप्तशीति बनेगा। 18 का तो आपको पता ही होगा, अष्टदश बनता है ना। अगला प्रश्न है 85 नंबर, बहुज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है। बहुज्ञ मतलब जिसको बहुत चीजें ज्ञात हो, ठीक है, बहुत जानकारी वाला हो, उसका विपरीत क्या बनेगा, अल्पज्ञ, जिससे बहुत थोड़ा सा जानकारी हो। अगला प्रश्न है धीशः, पद में संधि कौन सी है। जो धीशा शब्द है पद है, इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या अयादि संधि है। तो इसमें जो करेक्ट विकल्प है वो वाला है ए वाला, दीर्घ संधि। इसमें क्या है, धी मतलब ई मिला है प्लस ईशा, ये बना हुआ है धीशा, ठीक है, ई प्लस ई, बड़ी ई वैसे रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा, दीर्घ संधि इसमें हो जाता है। अगला प्रश्न है रामायः में विभक्ति वचन है। जो रामायः है इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ए है द्वितीय विभक्ति वचन या फिर द्विवचन या फिर द्वितीय विभक्ति एक वचन या चतुर्थी विभक्ति एक वचन या षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो इसमें जो रामाया शब्द है इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन। देखिए एक वचन के पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एक वचन के ही, और भी पूछे जाते हैं लेकिन कम पूछे जाते हैं। सॉरी, रामाया नहीं था, यहाँ पर रमया था, रमाया था। रमा का जो होता है ना आकारांत स्त्रीलिंग, रमा, रमाम, रमया, रमाया, है ना, ऐसे सिंग एक वचन वाली विभक्तियाँ हैं। रमाया पंचमी और षष्ठी एक ही होती है, रमाया रमाया, ठीक है। तो ये करेक्ट उत्तर इसमें बन जाएगा। अगला प्रश्न है संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत व्याकरण जो होती है उसमें कति शब्द एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए या बहुवचन के लिए या उनमें से सभी के लिए। तो जो करेक्ट उत्तर बनता है कति शब्द प्रयोग किया जाता है बहुवचन के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है उपसर्गों की संख्या कितनी है। देखिए उपसर्गों की संख्या पूछा है, सीधे सीधा प्रश्न है इसमें। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी वाला है, 22। उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22 है। अगला प्रश्न है 90 नंबर, लास्ट प्रश्न है इस संस्कृत भाषा का। संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है। जो विशाख दत्त जी हैं उनकी प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है। हितोपदेशः है या नीत शतकम है या मृच्छकटिकम है या मुद्रा राक्षस है। तो जो इनकी विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति है यह है मुद्रा राक्षस। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी। नीति शतकम किसकी है, ये भर्तृहरि की है। और हितोपदेश किसकी है, ये नारायण पंडित जी की है। और मृच्छकटिकम किसकी है, ये तो बहुत फेमस है शूद्रक जी की। तो यहाँ पर संस्कृत शिक्षण जो सब्जेक्ट था संस्कृत वाला पार्ट ये आपका फिनिश होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।